हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर की आज हम कहानी सुनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट करके सबको खत्म करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है कि पहले पूरे चैप्टर की कहानी सुनाई है, फिर उसके बाद एक एक पार्ट कर आपको चारों पांचों पार्ट, जितने भी पार्ट एक चैप्टर में दे रखे हैं वो सारे पार्ट कराए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, इस पूरे चैप्टर की कहानी देखेंगे। कहानी के फॉर्म में हम याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम एक एक पार्ट करके सारे पार्टों को करेंगे। अगर अभी तक आपने इसके दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं, ठीक है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी की, एक एमसीक्यू की। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है। 6 से 10 तक एसएसटी एनसीईआरटी की आपको जो भी बुक देखनी है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि भूमंडलीकरण क्या है या वैश्वीकरण क्या है। एक ही बात है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एक ही मतलब होता है इन तीनों शब्दों का। कई बार अलग अलग करके पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने तीनों का मतलब बता दिया आपको। ठीक है, तो मेनली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले कि वैश्वीकरण है क्या। ठीक है, भूमंडलीकरण है क्या। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पर जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी देश हैं, उनका आपस में मिलना जुलना, ठीक है, यानी कि जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, क्या है, वैश्वीकरण है। अब ये जो जुड़ना स्टार्ट हुआ, ये किसकी वजह से हुआ। सबसे पहले ये जो आपस में जुड़ना स्टार्ट हुआ या आपस में मिलना स्टार्ट हुआ, ये हुआ था व्यापार के वजह से। ठीक है, क्योंकि लोग एक दूसरे के देशों में अपना सामान बेचने जा रहे थे, या फिर खाने की कमी की वजह से दूसरे दूसरे देशों में खाना तलाश कर रहे थे, है ना, या फिर काम की तलाश में जा रहे थे कि अपने देश में कोई काम नहीं मिल रहा, चलो दूसरे देश में जाके कुछ काम देखते हैं। तो इस तरह से लोगों का एक दूसरे देश में आना जाना स्टार्ट हो गया, एक दूसरे की संस्कृति आनी जानी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब जैसे भारतीय संस्कृति का कोई आदमी जाएगा वहां पर, तो हिंदू धर्म जाएगा वहां पर, यहाँ से जो वो कपड़े वगैरह ले जाएंगे, खान पीन ले जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, एक दूसरे के खाने पीने, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की चीजें आपस में मिलने जुलने लगी। मतलब पूरे विश्व की जो जितने भी देश हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, तो उनमें क्या होने लगा, लोग एक दूसरे महाद्वीप में जाने लगे। और मेन कारण कहाँ से शुरू हुआ था, मेन कारण शुरू हुआ था व्यापार से। ठीक है, मतलब व्यापार की वजह से ही लोग एक दूसरे के देशों में जाते थे, है ना। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण है कि बाकी के मतलब पूरी दुनिया के देशों का आपस में मिलना जुलना, यानी कि पूरे विश्व के लोग क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाना। ठीक है, यानी कि व्यापार के जरिए बाकी की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना, वो एक दूसरे से जुड़ जाना। ठीक है, अगर किसी एक देश में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, तो क्या होगा, उससे दूसरे देश भी इफेक्ट होंगे और दूसरे देशों में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था कि विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा था। तो क्या हुआ था, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध पूरे विश्व में युद्ध नहीं चल रहा था, केवल वो यूरोप का युद्ध था। ठीक है, यूरोप तक ही सीमित था। अमेरिका महाद्वीप, जो दोनों महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, वो भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, इनडायरेक्टली अपना व्यापार कर रहे थे, हथियारों को बेच रहे थे, अन्य अन्य चीजें बेच रहे थे, लेकिन वो डायरेक्टली युद्ध में शामिल नहीं थे। तो ये जो युद्ध था पूरा की पूरा यूरोप में हुआ। ठीक है, यूरोप के लोग ही लड़ रहे थे। लेकिन इससे संबंधित जो महामंदी आई, जो खाने पीने की प्रॉब्लम आई, जो रोजगार की प्रॉब्लम आई, वो पूरे विश्व में देखी गई। ठीक है, तो युद्ध के समय में जो भी दिक्कतें हुई, वो ना केवल यूरोप में हुई, वो पूरी दुनिया में देखी गई। ठीक है, भारत में भी देखी गई, जबकि भारत का तो कोई लेना देना था ही नहीं इस विश्व युद्ध से। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थी युद्धों की वजह से। या हम जाने की कोई अगर महामारी फैली, इस पूरे चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी महामारी फैली, तो क्या होने लगा, जब एक दूसरे के देशों में लोग जाते थे, तो ना केवल खाना पीना अपने साथ लेके जाते थे, ना केवल अपने साथ अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को लेके जाते थे, बल्कि अपने साथ उन बीमारियों को भी लेके जाते थे जो उस महाद्वीप में पाई जाती थी। ठीक है, जैसे यूरोप में चेचक की बीमारी थी, तो पूरी दुनिया चेचक से अनजान थी, उनको पता ही नहीं था चेचक क्या होता है, और ना उनकी बॉडी में वो इम्यूनिटी सिस्टम था जो उसको रोक पाता। अब जैसे कोरोना आया, तो हमारी बॉडी थोड़ी बहुत
तैयार थी कोरोना के लिए। क्यों तैयार थी? कि खांसी जुकाम जैसे उसके लक्षण थे। तो खांसी जुकाम हमारे यहाँ हर साल होते हैं और साल में 2-3 बार सबको ही होते हैं। तो उसके लिए हमारी जो बॉडी थी वो तैयार थी। कई लोगों की बॉडी उस वायरस को नहीं झेल पाई और वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो डेथ रेट काफी कम था। उसका मेन कारण यही था कि क्या था, हमारी जो बॉडी थी वो तैयार थी उन बैक्टीरिया के लिए, उस वायरस के लिए। ठीक है, लेकिन चेचक एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए बाकी के महाद्वीपों की जो बॉडी थी, बाकी के जो महाद्वीपों पर लोग रह रहे थे, उनकी बॉडी तैयार नहीं थी और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, तो आप समझ गए ना वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण है पूरी दुनिया का आपस में मिलना, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में मिलना। ठीक है, मिलने से मतलब है कि अगर किसी एक देश में प्रॉब्लम होगी तो बाकी के देश भी प्रभावित होंगे। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वैश्वीकरण है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले शुरुआत हुई थी, हम पार्ट 1 में देखेंगे, आधुनिक युग से पहले, यानी कि आज का जो युग है उससे पहले की जो चीजें चल रही थी उस वहां से वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आज के युग से पहले का मतलब है जब व्यापार करना लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, जब लोग काम की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे थे, या फिर खाने की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे थे, या फिर अपना सामान बेचने के लिए दूसरे देशों में जा रहे थे, तो वहां से क्या स्टार्ट हुआ? वैश्वीकरण की शुरुआत होने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रेशम मार्ग से जुड़ी दुनिया। अब देखो, रेशम मार्ग ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करी वैश्वीकरण में। अब देखिए मैप में मैं दिखाती हूँ कि रेशम मार्ग था क्या। ठीक है, रेशम तो आप समझ रहे हैं ना, रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, रेशम मार्ग का मतलब है जिस रास्ते से रेशम का व्यापार किया जाता था। और रेशम का व्यापार सबसे पहले जो प्रारंभ किया था, ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। चलो यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीन है। ठीक है, चीन से क्या हुआ? चीन वालों ने अपना सामान बेचने के लिए पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में ये सामान बेचने के लिए क्या किया? एक मार्ग खोजा, जो मार्ग चलते चलते कहाँ जा रहा था? यूरोप जा रहा था। ठीक है, यानी कि घोड़ों पर सामान लाद कर ये कहां तक ले जाते थे? यूरोप तक ले जाते थे। ठीक है, तो ये जो मार्ग था ये इतना ज्यादा विशाल था ये मार्ग, कि चाइना होता हुआ मंगोलिया से भी लोग इस रास्ते अपना सामान यहाँ बेचते थे। बाद में जब हमारे देश के लोगों को भी पता चला कि एक ऐसा मार्ग है जो यूरोप तक सामान भेज रहा है, ठीक है, जिस पर चलकर हम जा सकते हैं, तो ये जो मार्ग था ये भारत से भी टच हो रहा था। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की इन सबसे होकर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ना केवल चाइनीज सामान बेचते थे, ठीक है, यहाँ पर ना केवल चाइनीज सामान बेचते थे, बल्कि ये सारे देश अपना अपना सामान बेच रहे थे। कौन कौन से सारे देश अपना अपना सामान बेच रहे थे? ये भारत, ठीक है, भारत का वाराणसी, मथुरा, यहाँ से माल लोड होके जाता था। और ये पाकिस्तान का लाहौर, कराची, यहाँ से माल लोड होके जाता था और इन सारी कंट्रियों में जाकर बेचते थे। ठीक है, या अपनी एक दूसरे की कंट्री में भी जाते थे। जैसे ये ईरान वाले यहाँ भारत में सामान बेच रहे हैं, चाइना वाले भी भारत में सामान बेच रहे हैं, या भारत वाले चाइना में सामान बेच रहे हैं। तो ये एक मार्ग था जिसने अहम भूमिका निभाई, किसकी? लोगों को जोड़ने में, ठीक है, व्यापार करने में मदद करी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं रेशम मार्ग क्या था? एक ऐसा रास्ता था जो चाइना से स्टार्ट होता था और एशिया के लगभग काफी सारे देशों को से मिलता था और बाद में कहाँ जाता था? यूरोप। तो हमारे यहाँ के लोग, यानी एशिया के लोग, उस रास्ते के जरिए सामान बेचते थे यूरोप में। अब फिर यूरोप वालों को भी पता चल गया कि अगर अपना सामान बेचना है, यानी कि अगर कच्चा माल खरीदना है, अगर गेहूं खरीदना है, चावल खरीदना, मक्का खरीदना है, जो भी हमें खरीदना है, हम कहाँ से ला सकते हैं? इस रेशम के मार्ग से लेके आ सकते हैं। और इस पर जो टैक्स वसूलता था वो पूरा की पूरा चीन वसूलता था, क्योंकि ये मार्ग किसने बनाया था? चीन के लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो ये जो रेशम मार्ग था इसने अहम भूमिका निभाई, किसमें? भूमंडलीकरण में या वैश्वीकरण में। ठीक है, तो इस रास्ते बहुत सारी चीजें एक दूसरे देशों में गई। ठीक है, और जो आज हमारे यहाँ चाइनीज सामान खाया जा रहा है, जो भी खाना खाया जा रहा है, नूडल है, पास्ता है और मंचूरियन है और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, तो वो सब जो खाया जा रहा है वो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो इस रेशम की मार्ग की वजह से हुई थी, क्योंकि वो व्यापारी यहाँ से आ रहे थे। अब देखो, कभी भी आप जाओगे बैग पैक करके, कहीं बाहर जाना है आपको, ठीक है, घर से बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं टूर पे जाना है, तो आप क्या करोगे? बैग में अपने कपड़े लेके जाओगे, ठीक है, ये तो लेके ही जाओगे, अपनी दवाइयां लेके जाओगे, ठीक है, खांसी जुकाम बुखार की, सर में दर्द की, ये तो नॉर्मल सी चीज है। प्लस आप कुछ ऐसा भी लेके जाओगे जो झटपट बन जाए, ठीक है, झटपट बनने वाला सामान भी लेके जाओगे। जैसे आजकल तो मैगी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, सब लोग मैगी के पैकेट रख के ले जाते हैं, उसमें क्या है, कहीं भी आग जलाओ और
10-5 मिनट में मैगी बन जाती है और खा लो, उससे आप पेट भी भर जाता है। तो मैगी लेके जाओगे। तो उसी तरह से दुनिया के व्यापारी, जैसे हमारे यहाँ क्या चलन है, अब तो मैगी वैगी का चलन चलने लगा है, पहले जो चलन था वो था लड्डू का, मट्ठी का, ठीक है, बर्फी का। ये सारी चीजें घर से मम्मियां बना के भेजती थी कि भाई पढ़ने के लिए जा रहे हो या कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हो तो लड्डू लेके जाओ, और जब भी आपको भूख लगे अपना लड्डू खा लेना और पानी पी लेना, हो जाएगा काम। कई लोग सत्तू भी लेके जाते थे यात्राओं में, ठीक है, चलवे भी लेके जाते थे कि अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो चलवे खा लेंगे। अब चाइनीजों को इतने सब के बारे में नहीं पता था, बढ़िया बढ़िया आइटम के बारे में नहीं पता था। उनके यहाँ एक ही आइटम था जो झटपट बन जाता था, वो था नूडल, ठीक है, मैगी, चाउमीन, ये सब चीज थी। तो जब ये दूसरे दूसरे देशों में जाते थे और उनको उबाल के खाते थे, लोग देखते थे कि भाई ये तो बढ़िया आइटम है, ये तो 10-5 मिनट में बन जाता है, और कहीं भी खड़े होकर इसको बना लो, कहीं से भी लकड़ियां इकट्ठा करो, उसमें आग जलाओ और बन जाता है। एक बर्तन रखो जिसमें वो उबल जाए पानी। तो ये जो डिश है ये एक दूसरे देशों में जाती रही, आती रही, ठीक है। अब अगली जो आपकी हेडिंग है, अगली हेडिंग है भोजन की यात्रा, ठीक है। भोजन की यात्रा, स्पेगेटी माने पास्ता, ठीक है, पास्ता को बोलते हैं स्पेगेटी और आलू। तो स्पेगेटी और आलू जो है वो पहले, आजकल तो सारी कंट्रीज में मिलेगा ये, आपको आलू हर जगह मिलेगा, आपको हर जगह पास्ता मिलेगा, हर जगह आपको नूडल मिलेंगे, दुनिया के हर शहर में मिलेंगी। पहले नहीं मिलती थी। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? यहीं से शुरू हुई, ठीक है, व्यापार से शुरू हुई। जब व्यापार करने के लिए दूसरे दूसरे देशों में लोग जा रहे थे, तो ना केवल लोग जा रहे थे, उनके साथ उनके संस्कृति भी जा रही थी, क्योंकि कपड़े पहनेंगे, उनकी भाषाएं भी जा रही थी, उनका धर्म भी जा रहा था। भाई कहीं जाओगे आप, रहोगे वहां, फिर अगर आप हिंदू हो तो क्या करोगे, एक मूर्ति रखोगे या अपनी आरती करोगे, सुबह शाम दीपक जलाओगे, ठीक है। अगर आप मुस्लिम हो तो फिर नमाज पढ़ोगे, ठीक है। आप क्रिश्चियन हो तो अपना जो भी आपकी प्रेयर होती है वो करोगे। तो ना केवल लोग जा रहे थे, उनकी संस्कृतियां भी जा रही थी, उनके धर्म भी जाते थे दूसरे दूसरे देशों में, और वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर भी जाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज हुई। और आलू की यात्रा से मतलब है कि पहले आलू सारी जगह नहीं था। अगर हम बात करें कि जो 18वीं शताब्दी थी, ठीक है, जो 18वीं शताब्दी थी, उस शताब्दी में देखो, ये पूरी जो बुक है, मैं फर्स्ट चैप्टर से ही आपको बता रही हूँ, ये पूरी बुक जो है 3 शताब्दी की कहानी इसमें बताई गई है, 1700, 1800 प्लस और 1900 प्लस, यानी कि 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, 3 शताब्दियों की बात इस पूरी बुक में बताई गई है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में जो यूरोप की जनसंख्या थी वो चरम पर थी। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि यूरोप में समा नहीं पा रही थी, ठीक है। तो वहां पर खाने पीने की कमी थी। अब ऐसे ही व्यापार के जरिए आलू आयरलैंड में पहुंचा, और वहां पर जब आलू पहुंचा, ठीक है, वहां के लोगों ने जाना आलू के बारे में, तो उन लोगों को लगा कि भाई ये आलू तो बहुत बढ़िया चीज है, झटपट बन जाता है और खा लेते हैं, इससे पेट भी भर जाता है, कुछ न्यूट्रिशन भी मिल रहे हैं, तो हमारी बॉडी के लिए सही है। आयरलैंड के लोग इतने ज्यादा आलू पर डिपेंड हो गए, हम भी आलू पर डिपेंड है, ठीक है, हमारे यहाँ भी बिना आलू के कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। हर रोज से ही आलू बनते हैं ज्यादातर घरों में, कभी आलू टमाटर, आलू मटर, आलू गाजर, आलू गोभी, है ना, आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, पता नहीं क्या क्या आलू का बनता है, टिक्की, समोसे, सब में आलू चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी जैसे आलू हर चीज में चल रहा है, उस समय आयरलैंड में भी चल रहा था। देखो यूरोप पूरा की पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। देखो ये यूरोप है, अब देखो कहाँ है कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ है, कर्क रेखा से ऊपर वाला है यूरोप। तो यूरोप में कैसा है मौसम, ठंडा है, कर्क रेखा से ऊपर ठंड है, मकर रेखा से नीचे ठंड है ना, क्योंकि ये जो तीनों रेखाएं, इनके बीच में तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, और इधर इधर क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो क्या है, इधर इधर क्या है, बर्फ जमती है, बर्फ पड़ती है। तो जो फसलें हैं ये कुछ ही महीने हो पाती हैं, ठीक है। 4-5 महीने पूरा बर्फ से ढका रहता है ये महाद्वीप, तो यहाँ पर फसलें ज्यादा नहीं हो पाती हैं। तो वो लोग आलू पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि जब वहां आलू की फसल में बीमारियां लगी, आलू की पूरी फसल नष्ट हो गई, तो 1 करोड़ लोग आलू की कमी की वजह से मर गए, ठीक है। मतलब आलू पर ही डिपेंड थे। जैसे हम लोग किस पर डिपेंड है, हम पूरी तरह से आलू पर डिपेंडेंट नहीं है, हम पूरी तरह से गेहूं पर डिपेंडेंट है। अगर हमें गेहूं खाने को ना मिले तो हमारे यहाँ की आधी से ज्यादा जनता निपट जाएगी, ठीक है, क्योंकि सुबह रोटी, दोपहर रोटी, शाम रोटी, ठीक है। बिना रोटी के काम नहीं चलता है। चावल बनेंगे लेकिन रोटी भी बनेगी, है ना, सबके घर में बनती है ना रोटी, बिना रोटी के तो काम नहीं चलेगा। रोटी और वो गेहूं और चावल पर हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है। अगर इनकी फसल को कुछ दिक्कत हुई इन फ्यूचर, कभी हुई, ऐसा पहले भी हो चुका है, ठीक है, विश्व युद्ध के दौरान भी ऐसा हो चुका है कि फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गई, बारिश नहीं हुई, तो क्या हुआ, बहुत बड़ी जो जनसंख्या थी वो मर गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यही हुआ आयरलैंड में कि जब आलू की फसल खराब हुई तो बहुत सारे लोग मर गए। अब देखो आलू पहले वहां पर नहीं
नहीं मिलता था, ठीक है, नहीं उगता था। लेकिन क्या हुआ, जब दूसरे देशों से आलू गया, दूसरे देशों से मक्का गई, दूसरे देशों से मिर्च गया, बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से गई, तो वहां के लोग उन चीजों पर क्या होने लगे, डिपेंडेंट होने लगे। और हम भी हुए। आलू हमारे यहाँ का भी नहीं है, ठीक है, आलू दूसरे महाद्वीप से ही आया है। मिर्च भी हमारे यहाँ नहीं होता था, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं होती थी। अब क्या है, हम उसके आदी हो गए हैं। पहले मक्का भी नहीं होती थी हमारे यहाँ, ठीक है, अब मक्का के भी हम लोग आदी हो गए हैं कि पॉपकॉर्न वगैरह खाने, कचरी, चिप्स, पापड़ पहले नहीं बनते थे हमारे यहाँ मक्का की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है हेडिंग विजय, बीमारी और व्यापार। क्या है विजय, बीमारी और व्यापार। अब देखो, जब जैसे जैसे यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही थी, तो अब उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए यूरोप में फसल हो नहीं रही थी, क्योंकि यूरोप में जो खेती होती है वो 2 से 3 महीने नहीं होती है, ठीक है, 4-5 महीने भी कई बार नहीं होती है, कई बार बर्फ ज्यादा पड़ी नहीं हुई, ठीक है। तो जो फसल का समय है वहां, वो क्या है, मार्च से वहां पर यूरोप की बात कर रही हूँ, वहां पर यूरोप में क्या है, लगभग मार्च से स्टार्ट होती है फसल और सितंबर अक्टूबर तक ही हो पाती है, ठीक से। बाकी 3-4 महीना उनको खेत ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ होती है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है, सब कंट्रीज में नहीं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में वहां बर्फ से ढका रहता है वो महाद्वीप। तो क्या क्या हुआ कि वो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए, भूख की वजह से जब वो मरे जा रहे थे, तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, दूसरे दूसरे देशों में रोजगार ढूंढने के लिए गए, ठीक है। जब वो अमेरिका महाद्वीप में पहुंचे, अमेरिका महाद्वीप से मतलब है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। जब यूरोप के लोग, ये यूरोप है ना, जब यूरोप के लोग यहाँ पहुंचे अमेरिका महाद्वीप में, जब यूरोप के लोग लैटिन अमेरिका में पहुंचे, दक्षिण अमेरिका को बोलते हैं लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में पहुंचे, जब यूरोप के लोग अफ्रीका में पहुंचे, ठीक है। तो ये लोग पहले किस तलाश में गए थे, पहले ये खाने की तलाश में गए थे। जब ये वहां गए तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि भाई हमारे यहाँ तो जमीन इतनी है नहीं उपजाऊ, इतनी अच्छी नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप की जमीन बहुत उपजाऊ है, अमेरिका की जमीन बहुत उपजाऊ है। तो इन्होंने क्या किया, जंगल साफ करके और वहां पर खेती करना शुरू कर दिया। अब देखो, पहले थोड़ी बहुत जमीन वमीन साफ करी तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, लोगों का इतना ध्यान नहीं था, जनजाति के लोग थे, अपने अपने में मस्त रहते थे वो लोग, ठीक है। बाद में जब ये चीजें ज्यादा बड़ी संख्या में होने लगी तो लोग इसका विरोध करने लगे, है ना। तो लोगों ने बोला कि भाई तुम यहाँ पर हमारे, ये तो हमारी जमीन है, हम हमारे यहाँ पर पशु चढ़ते हैं, आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। जब ये विवाद ज्यादा चलने लगा तो क्या हुआ, यूरोप वाले जो लोग थे, यूरोप के लोगों में एक बीमारी थी चेचक, ठीक है, जिसको माता भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी माता बोलते हो ना आप लोग। तो ये जो बीमारी थी, ये बीमारी भी गई उनके साथ। तो अमेरिका महाद्वीप बहुत लंबे समय तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक अलग थलग रहा था, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए पानी के जहाज की जरूरत थी। जब पानी के जहाजों का आविष्कार हुआ उसके बाद ही लोगों ने जाना अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है, उससे पहले लोग अमेरिका महाद्वीप के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन ये सारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, अफ्रीका जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्पेन के से या जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सकरा सा रास्ता है, इसको नाव में बैठकर भी पार कर सकते हैं। फिर यहाँ से तुर्की से ये जुड़ा हुआ था, अरब कंट्रीज से जुड़ा हुआ था, मिस्र से ये जुड़ी हुई थी दुनिया, ये वाला पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यूरोप और एशिया तो मिले हुए है ही। तो ये जो पूरा था, ये तो आपस में मिलते जुलते थे लोग, ठीक है, एक दूसरे के देशों में जाते थे। लेकिन वो अमेरिका महाद्वीप जो है, ये बहुत लंबे समय तक ये अलग रहा पूरी दुनिया से, क्योंकि यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए थी, पानी के जहाज चाहिए थे। तो जब पानी के जहाजों का आविष्कार हुआ तब लोगों को पता चला, जैसे बताया जाता है कोलंबस ने नई दुनिया की खोज करी। नई दुनिया से मतलब है कि जिसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। किसको नहीं देखा था, अमेरिका को, ठीक है। रेशम के मार्ग की चर्चा होती थी तो उसको पता था कि भारत को देखने के लिए आया था वो, ठीक है, वो निकला था भारत को देखने के लिए। उसको लग रहा था कि दुनिया इतनी है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, बस इतनी है दुनिया, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि चलो कहाँ घूमने चलते हैं, भारत में घूमने चलते हैं, क्योंकि इतना सारा सामान भारत से आ रहा है तो भारत बहुत संपन्न देश होगा, बहुत अच्छा देश होगा। तो वो भारत घूमने के लिए निकला था और पहुंच गया कहाँ था, समुद्र के रास्ते पहुंच गया था यहाँ पर अमेरिका में, ठीक है। क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि दुनिया कितनी है, बस इतनी सी दुनिया है, ठीक है। उसको लग रहा था कि अगर मैं यूरोप से निकलूंगा, यहाँ से निकलूंगा, तो अगर ये दुनिया गोले तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, सीधे भारत पहुंच जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से निकल के सीधे भारत पहुंच जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे वो निकला इस तरह से, तो वो ऐसे ना आके वो कहाँ चला गया, इधर चला गया, ठीक है। तो पता चला कि और भी दुनिया है। तो इसको पहले क्या बोला गया, नई दुनिया का नाम दिया गया, क्योंकि ये भारत की खोज में निकला था। बाद में फिर ये भारत आया, फिर पता चला कि अमेरिका महाद्वीप भी इस दुनिया का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चली। अब देखो, जब वहां पर वो लोग खेती कर रहे थे, ठीक है, जगह साफ कर रहे थे, उनको दिक्कत आ रही थी, वहां के स्थानीय लोग मना कर रहे थे, यूरोप वालों तुम हमारी जमीन कैसे छीन लोगे। तो वहां एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था चेचक। चेचक की जो बीमारी थी
चेचक की बीमारी के लिए जो अमेरिका महाद्वीप के लोग थे उनकी जो बॉडी थी वो तैयार नहीं थी। ठीक है, उनको पता नहीं था कि ये जो महामारी है इससे लड़ना कैसे है, क्योंकि पूरी दुनिया से अमेरिका बहुत लंबे समय तक अलग थलग रहा। तो जो अमेरिका महाद्वीप के जो लोग थे उनके अंदर अलग बीमारियां होती होंगी। ठीक है, यूरोप वालों में ज्यादा बीमारियां फैल रही थी उस समय, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी। जब जनसंख्या ज्यादा होती है तो बीमारियां भी ज्यादा होंगी, है ना। तो उनके अंदर बहुत सारी जो चेचक की बीमारी थी वो अमेरिका महाद्वीप में उतरी। अब यूरोप वालों को तो पता था कि चेचक की बीमारी होगी तो कैसे ठीक होना, कौन कौन सी दवाई लेनी है, लेकिन उन्होंने अमेरिका वाले लोगों की हेल्प नहीं करी और उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। करोड़ों की संख्या में लोग मर गए। अब जब लोग ही मर जाएंगे तो जगह अपने आप ही खाली हो जाएगी। तो कहीं काफी हद तक जो यूरोप की मदद करी अमेरिका में बसने के लिए, अमेरिका में विजय प्राप्त करने के लिए, वो सबसे बड़ा हथियार कौन था? वो सबसे बड़ा हथियार था चेचक। उसमें ना यूरोप के लोगों को युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ी, ना यूरोप के लोगों को उनके साथ मारपीट, बम धमाके ये सब चलाने की जरूरत पड़ी। क्या हुआ? चेचक की बीमारी फैल गई, ज्यादातर लोग उसमें मर गए, और जो लोग बच गए उनको डरा धमकाकर रॉकी पर्वत के उधर की तरफ फेंक दिया और अच्छी जो जमीनें थी वो घेर ली गई। ठीक है, तो देखो जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर एक सुई लगाई जाती है। ठीक है, एक सुई से मतलब है क्या बोलते हैं उसका, एक वैक्सीन लगाई जाती है जिसको बोलते हैं चेचक। अभी पता नहीं मुझे मेरे कौन से हाथ में है, सभी बच्चों के हाथ में लगाई जाती है और एक निशान होता है, मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन है मेरा भी निशान। ठीक है, आपके भी होगा, हर बच्चे के हाथ में निशान होता है, और वो निशान किसका है? वो चेचक का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाई जाती है ताकि बच्चे को जीवन में कभी चिकन पॉक्स ना हो, और अगर हो जाए तो उससे उसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, इसलिए ये लगाई जाती है क्योंकि उस समय चेचक की जो बीमारी थी बहुत बड़ी संख्या में फैल गई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है, तो आपने जाना कि वैश्वीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? व्यापार से हुई थी, और व्यापार का विस्तार करने में यूरोप की किसने हेल्प करी? चेचक की बीमारी में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है मतलब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 में हम देखेंगे 19वीं शताब्दी 1815 से 1814 तक की कहानी। यानी कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 1815 से 1814 में तक में किस तरह से अर्थव्यवस्थाएं बन रही थी। ठीक है, अर्थव्यवस्थाएं बन रही थी का मतलब है कि किस तरह से जो व्यापार है वो आगे बढ़ रहा था। ठीक है, किस तरह से औद्योगिक क्रांति आई, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? किस तरह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 1750 के आसपास, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में, और अगर हम पूरे यूरोप की बात करें या और सारी दुनिया की बात करें तो लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 2, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक की कहानी। यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं किस तरह से बन रही थी, क्या प्रोसेस था। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पहला है व्यापार, दूसरा है श्रम, और तीसरा है पूंजी। ठीक है, यानी कि किसी भी अगर देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? उसमें ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने होंगे। अब उद्योग लगाए जाएंगे, व्यापार करा जाएगा, तो उसके लिए मजदूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मजदूर की आवश्यकता है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका पूंजी। तो पूंजी होनी चाहिए। अब यूरोप के लोग क्या कर रहे थे? इन सभी संसाधनों की खोज में वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे। पूरी दुनिया में घूम रहे थे मतलब पहले वो अमेरिका महाद्वीप में गए, औपनिवेश किया उन्होंने। ठीक है, वहां पर शासन करने लगे। फिर वो अफ्रीका महाद्वीप में भी उन्होंने ये सारा काम फैलाया, और उसके बाद वो कहाँ आए? भारत आए। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे? पूरी दुनिया में अपने जो व्यापार है, अपने जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे थे, है ना। और वहां से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन निकाल के ले जा रहे थे, कच्चा माल निकाल के ले जा रहे थे, वहां से सोना चांदी उनकी खानों से निकालकर अपने देश में ले जा रहे थे। यानी कि कहाँ ले जा रहे थे? यूरोप में। ठीक है, आप समझ में आया कि यूरोप इतना अमीर क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया को लूटने का काम किसने करा है? यूरोप ने करा है। यानी कि यूरोप वालों ने क्या किया? अफ्रीका के सारे खजाने को ले गए, ना केवल वहां की फसलों को ले जा रहे थे, वो वहां के खजाने को भी ले जा रहे थे। ठीक है, उनकी संस्कृति को तहस नहस कर दिया। वही काम उससे पहले कहाँ किया था? उन्होंने अमेरिका में किया था, और सबसे बाद में कहाँ किया? उन्होंने भारत में किया। ठीक है, वो कहते थे ना कि भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास कैसा है कि भारत का पूरा इतिहास यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक लाइन के बराबर है। मतलब उनकी 10-12 बुक ही हमारी पूरे इतिहास पर भारी है, ऐसा उनका कहने का मतलब था। ऐसा नहीं है, हमारा जो भारत का इतिहास है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप पूरे जीवन काल में भारत का पूरा इतिहास नहीं पढ़ पाओगे। और जितनी भी खोज भारत ने पहले करी, ठीक है, बहुत पहले करी,
12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में और उससे भी पहले जो खोज करी गई, उन सभी खोजों को यहाँ आके यूरोप के लोगों ने पढ़ा और उस पर अपना ठप्पा लगाया और कह दिया कि ये खोज हमने करी है, वो खोज हमने करी है। सारी जो जितने भी इन्वेंशन थे उन सबको अपने यहाँ के वैज्ञानिकों का नाम देकर और उनको वायरल कर दिया। ठीक है, अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये सारी खोजें जो बाद में यूरोप वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों ने करी है, ये तो पहले हमारे देश के जो महान आचार्य थे, जो ऋषि थे, वो सब कर चुके थे। ठीक है, मतलब वो यहाँ का पढ़ के और अपना बना के दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो किस तरह से अर्थव्यवस्थाएं बन रही थी। तो अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है, व्यापार, फिर होता है श्रम, फिर होती है पूंजी। तो व्यापार जो था वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, यूरोप में, इंग्लैंड में स्टार्ट हुई। इंग्लैंड में कब स्टार्ट हुई, 1750 के आसपास से स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई, जब जो इंग्लैंड की जो जनसंख्या थी वो चरम पर थी, मतलब इतनी ज्यादा जनसंख्या, विस्फोट हो रहा था। विस्फोट से मतलब है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई थी कि रहने को जगह नहीं थी। आज जो हालत दिल्ली की है इस समय, ठीक है, जनसंख्या के मामले में, उस समय 1750 के आसपास इससे भी ज्यादा बुरी हालत लंदन की थी, जो आज इतना अच्छा दिखता है। उससे भी ज्यादा बुरी हालत फ्रांस में पेरिस की थी। ठीक है, तो ये शहर उस समय जनसंख्या के विस्फोट से सफर कर रहे थे, है ना। तो फिर वहां क्या चल रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी और औद्योगिक क्रांति के चलते वहां क्या हो रहा था, नए नए सामान बनाए जा रहे थे, मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी। तो गांव के लोग खेती वेती का काम छोड़कर शहरों में आने लगे। अब वो गांव के लोग खेती क्यों छोड़ के शहरों में आ रहे थे, उसकी मेन वजह ये थी कि वहां क्या होती थी, वहां मक्का होती थी। ठीक है, इंग्लैंड में तो मक्का बिकती थी और जो फसल हुई वो बिकी, तो किसान के पास पैसा आ गया, तो किसान का जो काम है वो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब यह रेशम मार्ग से सामान जाने लगा और बहुत बड़ी मात्रा में जाने लगा, तो फिर गेहूं भी जा रहा है, चावल भी जा रहा है, मक्का भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। ठीक है, कहाँ से जा रहा है, चीन से जा रहा है, कुछ माल कहाँ से जा रहा है, भारत से जा रहा है, कुछ माल अन्य अन्य देशों से जा रहा था। तो इंग्लैंड वाले जो किसान थे, उन्होंने आंदोलन करा कि अगर जैसे 1 क्विंटल मक्का उगाने में, जैसे एक क्विंटल मक्का उगाने में उनको 100 रुपए की लागत आ रही थी उस समय, तो जो दूसरे देशों से मक्का आ रही थी उसकी कीमत कितनी थी, 80 रुपए या 70 रुपए थी। तो उनके माल को बेचने में दिक्कत हो रही थी। किनके माल को, किसान, जो इंग्लैंड के किसान थे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि सरकार आपको क्या करना है कि बाहर से मक्का नहीं मंगानी है, हमारी मक्का ही खरीदो। ठीक है, तो मतलब महंगी ही मक्का खरीदो, 100 रुपए किलो की ही मक्का खरीदो, बाहर से 80 रुपए किलो की मत मंगाओ, क्योंकि हम क्या करेंगे फिर। ठीक है, और हम इतना सस्ता कैसे बेचेंगे, क्योंकि लागत इतनी आ रही है। वहाँ ठंडे प्रदेश है, पूरी साल थोड़ी ना होती है खेती, और वहां पर खेती करना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ है, वहां बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तूफान वगैरह वहां आते ही रहते हैं, यहाँ इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वहां ज्यादा दिक्कत होती है। तो एक लॉ आया जिसका नाम था कॉर्न लॉ। ठीक है, यानी कि मक्का का लॉ, कॉर्न माने मक्का, ठीक है, मक्का का अधिनियम, इंग्लिश में बोलेंगे कॉर्न लॉ। ठीक है, तो कॉर्न लॉ आया और बाद में क्या हुआ, जब कॉर्न लॉ आया तो बाकी के जो उद्योगपति थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो बाकी के जो उद्योगपति थे उनको नुकसान होने लगा कि पहले तो सस्ती मक्का हम एशिया से खरीद रहे थे, चीन से खरीद रहे थे, भारत से खरीद रहे थे, ठीक है, ईरान से खरीद रहे थे और अन्य देशों से खरीद कर हम प्रोडक्ट बना देते थे। अब ये 100 रुपए का हमें बेच रहे हैं, फिर हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, हम 150 का प्रोडक्ट बेचेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसकी वजह से वो क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने सरकार से बोला कि ये जो आपने कानून बनाया है इसको खत्म कर दो। तो फिर वो जो कॉर्न लॉ था वो खत्म हो गया। अब किसान कुछ दिन ही, कुछ साल ही सर्वाइव कर पाए कि भाई कहाँ तक वो अपने फसल को इतना सस्ता बेचेंगे। तो फिर क्या किया किसानों ने, औद्योगिक जो उद्योग चल रहे थे शहरों में, जो उद्योग लगाए जा रहे थे, उन उद्योगों में काम करना स्टार्ट कर दिया और वहां की इंग्लैंड की जो खेती थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई। और जो किसान थे वो सारे के सारे किस काम में लग गए, उद्योग में जॉब करने लगे, यानी शहरों में फैक्ट्रियों में नौकरी करने लग गए और अपनी हालत को सुधारने लग गए। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति की वजह से इंग्लैंड की हालत में सुधार आई, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। अर्थव्यवस्था अच्छी हुई मतलब वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा, वहाँ के लोगों के पास पैसा आने लगा, तो वहाँ के लोग अच्छा खाने पीने लगे, अच्छा पहनने लगे, अच्छी तरह से रहने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे, ये सारी चीजें होने लगी। तो बाकी के यूरोप ने देखा, तो बाकी के यूरोप ने भी क्या करा, उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, और अपने भारत ने कब उद्योग धंधे लगाए, अपने भारत को पता चला विश्व युद्ध के दौरान कि क्योंकि अब माल आना तो बंद हो गया इंग्लैंड से, कुछ चीजों की, जो चीजें इंग्लैंड से आ रही थी वो आनी बंद हो गई। तो क्योंकि युद्ध के दौरान तो व्यापार नहीं होता है ना, क्योंकि सारा व्यापार कहाँ हो रहा था, पानी के रास्ते। ठीक है, पानी के रास्ते आ रहा था सारा माल। ठीक है, यूरोप से, इंग्लैंड से, इधर उधर से आ रहा था, सारा माल इधर से आ रहा था। तो क्या करते थे, एक दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करते थे, पानी के जहाजों को डुबा देते थे समुद्र में, इसलिए व्यापार हो गया खत्म। तो
जापान ने और भारत ने अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति स्टार्ट कर दी, बड़े बड़े उद्योग लगाने शुरू कर दिए, जिन चीजों की जरूरत थी वो अपने ही देश में बनानी शुरू कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें। अब आपको समझ में आ गया ना विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय कहां से हुआ? औद्योगिक क्रांति से। नेक्स्ट है तकनीकी की भूमिका। अब इस औद्योगिक क्रांति में तकनीकी की अहम भूमिका थी। क्या भूमिका थी तकनीकी की? क्योंकि जब फैक्ट्रियों में सामान बन रहा था तो वो सामान कौन बना रहा था? मशीनों के द्वारा बनाया जा रहा था। जैसे भारत में तो कपड़ा हाथ से बनाया जा रहा था, लेकिन उस जमाने में इंग्लैंड में मशीनों से कपड़ा बनाया जा रहा था। तो जो नई नई चीजें आ रही थी, जैसे एक उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है कि पहले यूरोप में जो मांस का व्यापार होता था, तो मांस नहीं ले जाते थे वो व्यापारी। क्या करते थे? साबुत मतलब पूरे के पूरे जानवर लेते थे और जहाज में भर के ले जाते थे, पानी के जहाज में, और 1-2 महीने सफर करने के बाद फिर वहां पर उन जानवरों को बेचते थे। तो उनमें उनको काफी लॉस हो जाता था, कई बार जानवर बीमार हो जाते थे, मर जाते थे भूख की वजह से, उनका वजन कम हो जाता था, अन्य अन्य कारण से उनका जो वजन है वो कम हो जाता था या जानवर मर जाते थे, तो उनको नुकसान होता था। अब खरीद के लाए 100 और यूरोप तक पहुंचे केवल 80, तो 20 का नुकसान हुआ। और नुकसान कौन की भरपाई कौन करेगा? जिसने खरीदा है। बाद में जब टेक्नोलॉजी आई तो रेफ्रिजरेटर आए, यानी कि बड़े बड़े फ्रिज आने लगे, तो क्या होने लगा कि जो मवेशी थे, जो गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट गधा जो भी वो खाते थे, उन सबको क्या करने लगे? काट कर और फ्रिज में भर लेते थे, और उन फ्रिजों में मांस कई महीने तक खराब नहीं होता था। और उस मांस को कहाँ बेचा जाने लगा? यूरोप में बेचा जाने लगा। यूरोप के लोगों को पहले तो खाने पीने के लिए अच्छी फसलें मिलने लगी, फिर अब मांस भी मिलने लगा, तो वहां के लोग कैसे हो गए? ताकतवर। अब ताकतवर हो गए तो उस ताकत का कहीं इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने इस ताकत का कहाँ इस्तेमाल करा? औपनिवेश में। ठीक है, यानी कि दूसरे, जब आदमी शक्तिशाली हो जाता है ना, तो फिर वो अपनी ताकत दिखाने लगता है। ताकत उन्होंने किन देशों पर दिखाई? दूसरे दूसरे देशों पर, जैसे अफ्रीका के देशों पर दिखाई, जैसे भारत देश पर दिखाई, चीन देश पर दिखाई, बाकी के सभी देशों पर दिखाई, पूरी दुनिया पर दिखाई, और उन्होंने उन सभी देशों को कब्जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ज्यादा पेट भर के खाना खाना भी गलत होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना कैसे गलत होता है? अब देखिए 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेश, 19वीं सदी के आखिर में मतलब 1890 के आसपास क्या होने लगा कि लोगों को समझ में आने लगा, यूरोप के लोगों को, कि अगर मालदार होना है, मालामाल होना है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो यूरोप को छोड़ो और कहाँ चलो? अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, यानी कि यहाँ से निकलो, इस भीड़ से निकलो, और भीड़ से निकलकर कहाँ पहुंचो? अमेरिका महाद्वीप में। ये पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर लोगों पर शासन करना बहुत आसान है। यहाँ के जंगलों को साफ कर लेंगे, यहाँ खेती करेंगे, मुनाफा कमाएंगे और अपने देश भेजेंगे। फिर कुछ लोग यहाँ बस गए, इन्होंने यहाँ के जंगल पूरे साफ कर दिए, और अफ्रीका के पूरे जंगल साफ करे। ठीक है, फिर भारत के पूरे जंगल साफ करे। तो ये क्या था? जब वो व्यापार के लिए आ रहे थे दूसरे दूसरे देशों में, और व्यापार करते करते कब उन्होंने उन देशों को पर शासन करना स्टार्ट कर दिया, ये लोगों को बहुत बाद में जाकर पता चला, और पता ही नहीं चला शुरू के 10-20 सालों में। और वो इस सब में लगे रहे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं ये यूरोप के लोग। ठीक है, बाद में उनको समझ में आया कि हम क्या हो गए, हम औपनिवेश हो चुके हैं, इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, रूस का, इन सब का। ठीक है, तो बहुत बाद में उनको समझ में आया, और फिर बाद में क्रांतियां भी हुई, बाद में फिर स्वतंत्रता के लिए युद्ध भी हुए। ठीक है, ये आपने देखा है, 8th क्लास की बुक में पढ़ा है, और 10th क्लास की भी पिछला चैप्टर था। नेक्स्ट क्या हुआ? रिंडर पोस्ट या मवेशी प्लेग। देखो एक बीमारी थी, जैसे मैंने बताया कि जब वो अमेरिका में गए, जमीन साफ करके वहां रहने लगे, अच्छे से उन पर शासन करने लगे, तो किसने मदद करी थी? चेचक ने मदद करी थी। चेचक की बीमारी फैल गई थी, वहां के बहुत सारे लोग मर गए थे। जब लोग मर गए, जगह खाली हो गई, और बाकी के जो थोड़े बहुत लोग थे उनको मार पीट के भगा दिया, वहां पर अच्छे से शासन करने लगे। ठीक है, वही चीज क्या हुई? वो वही सेम चीज हुई अफ्रीका में। जब मवेशियों का व्यापार हो रहा था, इधर से उधर मवेशी बेचे जा रहे थे, तो एक बीमारी फैली अफ्रीका महाद्वीप में, पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप में। ये थी रिंडर पोस्ट, या हम इसको बोल सकते हैं मवेशी प्लेग। और ये जो बीमारी फैली, ये इस एरिया में फैली। ठीक है, अफ्रीका के इस एरिया में फैली, और धीरे 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 ये बीमारी 1-2 साल तक ही कहाँ पहुंच गई? अफ्रीका महाद्वीप के एंड तक पहुंच गई, आखिर तक पहुंच गई। ठीक है, क्योंकि ये एरिया क्या है? देखो यहाँ तो रेगिस्तान है, आपको पता ही है, 11 देशों से घिरा हुआ है, आपने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये बीमारी क्या थी? ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल गई, है ना। और इसमें अफ्रीका महाद्वीप के 90% मवेशी मारे गए, यानी कि वो जो गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी उनके पशु थे, जो उनको पालते थे वो लोग, वो सब क्या हुआ? इस बीमारी में मारे गए। और यूरोप वालों ने कोई मदद नहीं करी। वो चाहते थे कि इनके मवेशी मर जाएं। क्यों चाहते थे? अब देखो उसका भी एक कारण था। उसका कारण ये था कि जब वो अफ्रीका महाद्वीप में गए खाने की तलाश में, व्यापार की तलाश में, उनको दिखने लगा कि भाई ये तो जमीन खाली पड़ी है, यहाँ पर 12 मास हम फसल उगा सकते हैं,
तो वो वहां पर उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने खेत तो लंबे चौड़े बना लिए, पर उनमें काम कौन करे? काम करने के लिए मजदूर चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप में पहले मार्केट वगैरह नहीं थी, ठीक है, अब भी बहुत सारी जगह वहाँ जनजाति के लोग आराम से ऐसे ही रहते हैं, वो मार्केट वगैरह ये सारी चीजें उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं वहां से होकर गुजर रही हैं, ठीक है। तो वहां पर प्रॉपर बारिश होती है, प्रॉपर धूप निकलती है, सब कुछ बहुत अच्छा है वहां पर, ठीक है। मतलब खेती करने की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप बहुत अच्छा है। तो उन्होंने जंगल तो साफ कर लिया, वो जनजाति के लोगों से कह रहे थे कि आओ भी हमारे जंगलों में काम करो। तो अफ्रीका के जो आदिवासी लोग थे वो जंगलों में काम नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे वो काम? क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है, उन्हें आदत ही नहीं थी घर बना के रहने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा खाना खाने की और सारी चीजों की। उनका मस्त काम चल रहा था। कैसे काम चल रहा था कि दो चार भेड़ बकरी पाल लिए, ठीक है, पूरे के पूरे जंगल थे, कहीं से कहीं तक अपने मवेशियों को चलाओ और बीच में जो फल फूल जो कुछ हाथ लगे वो खा लो। फिर घी दूध मिल जाता था, क्योंकि मवेशी पाल रखे हैं तो दूध है, दूध पी लिया, घी खा लिया और दो चार चीजें खा ली, उससे अपना वो स्वस्थ रहते थे, ना कोई बीमारी ना कुछ। अब जब अगड़म झगड़म कुछ खाएंगे ही नहीं, घी दूध ही खा रहे हैं, तो फिर कहाँ से बीमार होंगे, ठीक है। रोटी वोटी का उनका कोई ज्यादा सिस्टम नहीं था, कुछ परंपरागत चीजें हैं, कुछ जैसे दाल वगैरह थी, उन सब चीजों को वो खाकर अपना काम चलाते थे, ठीक है। अब जब इंग्लैंड के लोग वहां गए, यूरोप के लोग, फ्रांस के लोग, सारे लोग वहां गए, अब वो उनसे कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ काम करो, तो वो काम करने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। तो किसने हेल्प करी? बीमारी ने हेल्प करी। जब उनके सारे मवेशी मरने लगे तो अब वो अब तो काम करेंगे, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मवेशी नहीं है तो कहाँ से घी दूध खाएंगे, ठीक है, कहाँ से उनका काम चलेगा। तो अब इंग्लैंड के लोगों ने बोला कि आ जाओ भाई, अब आओ फैक्ट्रियों में काम करने, हमारे खेतों में काम करने आओ। वहां के लोग इतने जिद्दी थे कि वो उसके बाद भी नहीं आने के लिए तैयार। फिर उन्होंने क्या किया, एक अनुबंध बनाया, ठीक है, एक एक्ट लेके आए, जैसे हमारे यहाँ लेके आते थे ना, जैसे क्या लेके आए थे हमारे यहाँ झांसी को हड़पने के लिए, कि भाई जो राजा का बेटा है, जो रानी के गर्भ से पैदा हुआ है, केवल वही राजा बनेगा। ना तो राजा का भाई राजा बन सकता है, ना भतीजा राजा बन सकता है, ना कोई खानदान का व्यक्ति राजा बन सकता है, ठीक है। ये नियम किसने बनाया था? ये अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। तो ये फालतू का नियम था, एक तरह से हड़पने का ही काम था। वही हड़पने का काम उन्होंने अफ्रीका में करा। अफ्रीका में क्या किया कि बाप की संपत्ति, ठीक है, बाप का जो खेत है, बाप के जो मवेशी हैं, ठीक है, उसका वो जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, वो जो पिता है अपने किसी एक संतान को ही वो प्रॉपर्टी दे सकता है। बाकी के संतानों को क्या करनी पड़ेगी? नौकरी करनी पड़ेगी। किसके यहाँ? अंग्रेजों के यहाँ, ठीक है। दूसरा ये अनुबंध लेके आए, मतलब दूसरी हेल्प किसने करी? इस अनुबंध ने करी। पहली तो ये जो बीमारी फैल रही थी प्लेग की, इसने करी। दूसरी किसने करी? इस अनुबंध ने करी। इसके बाद भी लोग उनके खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जो 10% उनके मवेशी बच गए थे, बाद में यूरोप के लोगों ने उनको भी हड़प लिया, गलत तरीके से उनसे छीन लिया और उनको मजबूर कर दिया कि वो यूरोप की कंपनियों में काम करें, यूरोप के व्यापार में काम करें, यूरोप ने जो खेत साफ करे उनमें काम करें। और इसी तरह से पूरा की पूरा अफ्रीका महाद्वीप उन्होंने हड़प लिया, ठीक है। और हड़प लिया, हमारे साथ जो चीजें गलत हुई उससे कहीं ज्यादा गलत अफ्रीका महाद्वीप के लोगों के साथ हुआ है। और बहुत ज्यादा गलत की बात करें, अगर बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे गलत किसके साथ करा है इन लोगों ने, यूरोप के लोगों ने, तो सबसे ज्यादा गलत करा है ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो जनजाति के लोग पाए जाते हैं उसके उन्होंने 90% लोगों को मार दिया, 10% लोग बचे हैं वहां बस, ठीक है। और अब तो और भी कम लोग बचे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अब जब व्यापार बढ़ रहा था, उद्योग लग रहे थे, उन उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर कम पड़ रहे थे, तो क्या करते थे वो लोग? सस्ते रेट पर भारत जैसे बहुत सारे देशों से एग्रीमेंट करके ले जाते थे, ठीक है, किसानों को, मजदूरों को, कि भाई तुम वहां चलो, वहां अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, पढ़े लिखे थे, संस्कृत पढ़े लिखे थे लोग, लेकिन इंग्लिश नहीं जानते थे। अब वो इंग्लिश के पेपर पर सिग्नेचर करा लेते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है। बाद में वो लोग घर जाने की बात करते थे या कुछ भी कहने की बात करते थे, तो बाद में उनको एग्रीमेंट दिखा दिया जाता था कि इंग्लिश में ये लिखा है इसमें कि 4 साल तक आप अपने घर नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ से बेला फुसला के ले जाते थे कि वहाँ ये खाने को मिलेगा, वहाँ इतना अच्छा रहने को मिलेगा, काम कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत काम करना है, आराम करना, पूरे दिन 2-4 घंटे काम करना, ऐसे मतलब उनको जैसे भी बहला फुसला के ले जा सकते थे, ले जाते थे। बाद में फिर जब वो आने की बात करते थे तो उनको एग्रीमेंट दिखा दिया जाता था। कई सारे लोग काम के बोझ के तले मर गए, वहीं वो वापस आ भी नहीं पाए, ठीक है। इन सारी जानकारियों का बहुत बाद में पता लग पाया, जब राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर था, जब लोग अपने भारत के लिए समर्पित हो रहे थे, जान रहे थे कि भारत में कितना नुकसान कर रहे हैं इंग्लैंड के लोग, तब उनको समझ में आया कि भारत से लोगों को ले तो जाते हैं, लेकिन उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी
हुई अनुबंध। और हाँ, आपकी बुक में लिखा है गिलमिटिया मजदूर, क्योंकि जो भारतीय लोग थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनकी जो जीव है वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाती थी। वो एग्रीमेंट को क्या बोल रहे थे? गिलमिटिया। ठीक है, एग्रीमेंट को क्या बोलते थे? गिलमिटिया। बाद में देखो, अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि जो यूरोप वाले लोग एग्रीमेंट पर भारतीय लोगों को ले जा रहे थे तो उनको क्या बोलते थे? अनुबंधित श्रमिक। ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट वर्कर्स या मजदूर वर्कर्स बोलेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट वाले वर्कर्स। और वो लोग एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे तो वो क्या बोलते थे अपने आप को? गिलमिटिया मजदूर बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं, अनुबंध वाला हो गया। नेक्स्ट है विदेश में भारतीय उद्यमी। ठीक है, यानी कि जो व्यापार थे वो कुछ कुछ भारतीयों को भी समझ में आने लगा, जो पढ़े लिखे थे उन्होंने भी अपने अपने कुछ कुछ वो खोलने शुरू कर दिए, व्यापार करना शुरू कर दिया, विदेशों में भी जाके अपना माल बेचना शुरू कर दिया, विदेशों से माल ला के यहाँ बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से भारत के भी बहुत सारे जो लोग थे वो व्यापार करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि औपनिवेश की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, औपनिवेश की शुरुआत ऐसे हुई कि वो लोगों पर जबरदस्ती पहले वहां रोटी पानी की तलाश में गए। ठीक है, आप देखेंगे 2-3 चित्र दिए हैं, बिल्कुल लाचार भिखारी से दिख रहे हैं वो यूरोप के लोग। बाद में उन्होंने वहां जाकर बोला कि भाई थोड़ी सी जमीन हमें दे दो, हम खा पी लेंगे। बाद में उन्होंने और विस्तार करा और विस्तार करा, और बाद में उन लोगों से बोल दिया कि सुनो, जमीन खाली कर दो, ये हमारी है, अब हम करेंगे इस पर। ठीक है, मतलब पहले हेल्प मांगने के लिए गए थे और बाद में दादा बनकर वहीं रह गए और अपनिवेश स्टार्ट कर दिया। फिर वहां के जितने भी चीजें थी वो सारी कहाँ लेके आ गए? अपने देश में लेके आ गए। ठीक है, ये सब इन्होंने यहाँ पर किया था। और आगे थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो ना केवल भारत से कच्चा माल ले जा रहे थे, जबकि जब युद्ध हुआ और उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और पैसे का महामंदी आई हुई थी, ठीक है, मतलब पैसे से व्यापार नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया? भारत से सोना ले जाकर और उससे अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व आउट कर ली, यानी कि जो कर्जा था वो सोने के रूप में अमेरिका को चुका दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में लिखा है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, यानी कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था कैसी चल रही थी। महायुद्ध का मतलब है दोनों विश्व युद्ध के बीच। दोनों विश्व युद्ध का मतलब है कि लगभग 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, मैंने कई बार बोल दिया है, 1941 तक। ठीक है, मतलब इन दोनों जो ये दोनों जो विश्व युद्ध थे, इन दोनों विश्व युद्ध में कितना अंतर था? लगभग 20 साल का अंतर था। तो इन दोनों विश्व युद्ध के मध्य, ठीक है, इन दोनों विश्व युद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी, यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद और दूसरे विश्व युद्ध से पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं युद्धकालीन रूपांतरण, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ? बहुत सारा नुकसान हुआ था। नुकसान से मतलब है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे, 2 करोड़ के लगभग लोग जो थे वो घायल हो गए थे, और जो रोज तोप से जो बम धमाके गोले चल रहे हैं उसका खर्चा अलग। ठीक है, और जो उद्योग धंधे थे वो चौपट से हो गए थे, क्योंकि उद्योगों में क्या हो रहा था? खाने की पीने की वस्तुएं नहीं बनाई जा रही थी, उपभोग की वस्तुएं नहीं बनाई जा रही थी, जबकि उनमें वही वस्तुएं बनाई जा रही थी जो युद्ध में काम आ रही थी। तो एक तरह से क्या हुआ कि लोगों को भी नुकसान हुआ। वो लोग थे, देखो, जो युद्ध में मारे गए और जो युद्ध में घायल हुए। घायल होने से मतलब है किसी का पैर खत्म हो गया, किसी का हाथ खत्म हो गया, ठीक है, कोई और किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया, कुछ और दिक्कत हो गई, यानी कि वो व्यक्ति प्रॉपर काम नहीं कर सकता। घायल का मतलब वो है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत चोट लगी उसको घायल में काउंट करेंगे, नहीं, जो गंभीर रूप से घायल है, जो अब पहले की तरह काम नहीं कर सकता। तो युद्ध में जो सेनाएं लड़ रही थी, जो लोग लड़ रहे थे, वो उनकी उम्र कितनी होगी? उनकी उम्र लगभग ऐसे होगी, 18 साल से कम का तो बच्चा युद्ध में जाएगा नहीं लड़ने। ठीक है, 18 से 40-45 साल तक के युवा रहे होंगे। ठीक है, आज भी किसी भी देश की सेना में 40-45 साल तक के लोग ही युद्ध के लड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, जो बड़े उम्र के हो जाते हैं, जो 40 से ऊपर के उम्र के हो जाते हैं, 45 से ऊपर की उम्र के हो जाते हैं, या तो वो रिटायर ले लेते हैं या फिर उनका प्रमोशन हो जाता है तो वो ऊंचे पद पर हो जाते हैं, लेकिन वो युद्ध लड़ने नहीं जाते हैं। ठीक है, युद्ध लड़ने कौन जाते हैं? नए नए लड़कों को लगाया जाता है युद्ध लड़ने के लिए, नई नई सेना को लगाया जाता है। नई सेना से मतलब जो जिनकी उम्र 18 से 40-45 साल तक की होती है वो, क्योंकि लगातार भागना है, दौड़ना है, पूरे दिन चलते रहना है, लड़ते रहना है, कभी खाना मिल रहा है समय पर, कभी खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, कारगिल के युद्ध में 2-2, 3-3 दिन तक उन सैनिकों के लिए खाना नहीं पहुंचा था और वो लगातार लड़ते रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से आज हमारा कारगिल सुरक्षित है। तो सेना के जो लोग होते हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो काम करने के लिए हर समय तैयार हैं। दिन में सोने को मिल गया ठीक है, रात में नहीं सोने को मिला तो भी ठीक है, दिन रात काम कर रहे हैं। जब युद्ध चल रहा है तो सोने वोने का कोई मतलब नहीं होता, 24 घंटे काम चलता है फिर।
ठीक है। तो युद्ध चल रहा है, मतलब सामने से गोली बरस रही है, आपको नींद कैसे आएगी? आपको पता ही है कि जो भी गोली आ रही है वो सारी की सारी मौत ही है। अब ना जाने कौन सी गोली आपको टच कर जाए और आप हमेशा के लिए सो जाए। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि युवा मरे, ठीक है। ऐसे युवा मरे जो काम करने के लायक थे, और जो रह गए वो कैसे थे? या तो बहुत छोटे बच्चे थे जो काम करने के लायक नहीं थे, 18 साल से कम के थे, या फिर वो बुजुर्ग थे तो वैसे भी काम करने के लायक नहीं है। तो जो बहुत बड़ी संख्या में जो युवा मरे, उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, उद्योग धंधे चौपट पड़ गए थे, खेती बाड़ी चौपट पड़ गई थी, ठीक है। खेत में काम कौन करेगा? युवा ही करेंगे, ठीक है। फिर वहां से ही क्या हुआ, महिलाओं ने काम करना स्टार्ट किया, कि क्योंकि अब घर में कोई आदमी काम करने वाला नहीं बचा, तो क्या हुआ, रोजी रोटी के लिए महिलाएं घर से बाहर निकली। जब आदमी भूखा मरता है तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फैक्ट्रियों में महिलाएं काम करने लगी, बड़े बड़े दफ्तरों में महिलाएं काम करने लगी। तो यहाँ से यूरोप में ये चलन हुआ कि महिलाएं काम करने लगी, ठीक है। पहले महिलाएं काम नहीं करती थी, प्रथम विश्व युद्ध से पहले महिलाएं घर का काम देखती थी, पुरुष बाहर का काम देखते थे, ठीक है। महिलाएं घर का काम काज करती थी, बच्चों को संभालती थी, और पुरुष बाहर से कमा के लाते थे। लेकिन विश्व युद्ध के दौरान जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे, ठीक है, तो महिलाएं घर पर जब भूखे मरने लगी, उनके बच्चे भूखे मरने लगे, तो उनको बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा, पैसे कमाने के लिए जाना पड़ा। यहीं से यूरोप में महिलाएं काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहीं से ही उन्होंने छोटे कपड़े भी पहनने स्टार्ट करे। छोटे कपड़े पहनने इसलिए स्टार्ट करे क्योंकि यूरोप में कपास नहीं उगाया जा रहा था, क्योंकि युद्ध चल रहा था, और दूसरे देशों से निर्यात आयात नहीं कर पा रहे थे, जैसे भारत से, मिस्र से, इन सब से वो कपास नहीं मंगवा पा रहे थे। क्यों नहीं मंगवा पा रहे थे? क्योंकि युद्ध चलता रहा था, तो बीच में जब जहाज में सामान जाता था तो वो जहाज को डुबा देते थे, तो इसलिए आयात नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत कपड़ों की वहां पर बहुत कमी हो गई थी, इसलिए सेना के लिए तो पूरे कपड़े भेजने पड़ते थे उनको, क्योंकि रोज सेना के कपड़े फट रहे हैं और रोज खराब हो रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं थी वो घर में रहती थी, तो महिलाएं क्या करने लगी, शॉर्ट कपड़े पहनने लगी, लॉन्ग शर्ट ना, लॉन्ग वो ना पहनकर, फ्रॉक वगैरह ना पहनकर शॉर्ट पहनने लगी, टी शर्ट पहनने लगी, और वो हाफ निक्कर पहनने लगी। वहां से यूरोप में जो गरीब लोग थे, जो गरीब महिलाएं थी, वो कम कपड़े पहनकर गुजारा करने लगी, जिसको आजकल आप और हम लोग फैशन कहते हैं कि भाई ये फैशन में मिनी स्कर्ट पहन रखी है, निक्कर टी शर्ट पहन रखे। तो वो गरीबों के कपड़े हैं, उनको गरीबों को पहनने दो, और भगवान ना करे किसी पे ऐसा वक्त आए कि उसको पहनने के लिए कपड़े के पैसे भी ना रहें, ठीक है। इसलिए तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम पूरे कपड़े पहनना, ठीक है, और ना हो तो फिर एक अलग बात है, फिर तो आप शॉर्ट कपड़ों में घूमोगे। तो मेहनत करो, कमाओ, और पूरे कपड़े पहनो, ना कि आधे कपड़े पहन के घूमो, और ये मत दिखाओ कि आप गरीब हो, आपके देश में कपड़ों की कमी है। आते हैं हम वापस अपने टॉपिक पर। हम इसमें देख रहे हैं युद्धकालीन रूपांतरण, यानी कि फिर क्या हुआ कि इतने सारे लोग मारे गए, युवा मारे गए थे। फिर वो जो युवा मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए, फिर कोई उद्योग धंधों में काम करने के लिए नहीं बचा, कृषि में कोई काम करने के लिए नहीं बचा, तो अर्थव्यवस्थाएं कैसे जाने लगी, डाउन जाने लगी, भूखमरी फैल गई यूरोप में उस समय, ठीक है। तो यही था युद्ध के काल के, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं कि युद्धोत्तर सुधार। अब युद्ध के बाद सुधार होने लगा अर्थव्यवस्था में। कैसे? युद्धोत्तर सुधार का मतलब है कि जब युद्ध चल रहा था तो सबसे बड़ी मात्रा में लोन कौन दे रहा था? अमेरिका। अमेरिका दादा, ठीक है, जो आज भी है। तो अमेरिका को कैसे देखा जा रहा था? महाशक्ति के रूप में, क्योंकि अमेरिका खुद युद्ध नहीं लड़ रहा था कोई भी, ठीक है, उससे उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो जो उससे लोन मांगता वो उसको लोन दे देता था, ठीक है। तो वो लोन सप्लाई करने में लग रहा था। अब युद्ध के बाद क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी वो तो और मजबूत होती चली गई, क्योंकि युद्ध के दौरान उसने बहुत सारा माल इधर उधर बेचा, तो वो क्या करने लगा, वो लोन बांटने लग गया, ठीक है। युद्ध के पहले भी बांट रहा था, युद्ध के बाद में भी बांटने लगा, ठीक है। युद्ध के दौरान भी लोन बांटा, तो वो क्या कर रहा था, लोन बांट रहा था 1920 के लगभग, ठीक है। 1920 के लगभग जो अमेरिका के उद्योग धंधे थे वो सरपट भाग रहे थे, मतलब उनमें तेजी से वृद्धि आ रही थी दिन पे दिन, ठीक है। वहां के एक उसका नाम दिया है, एक उद्योगपति है हेनरी करके, ठीक है, हेनरी उनका नाम था। तो उनकी फैक्ट्री में क्या होता था, उनकी फैक्ट्री में कार बनाई जाती थी। तो वो एक दिन कहाँ गए, वो एक दिन गए बूचड़ खाना यानी कि मीट फैक्ट्री में गए। उन्होंने देखा कि एक चैन सी लगी हुई है, ठीक है, एक चैन सी लगी हुई है, उसमें एक आदमी क्या कर रहा है, जानवर को निला रहा है, दूसरा आदमी उस जानवर को मार रहा है, तीसरा आदमी उस जानवर की खाल उतार रहा है, चौथा आदमी उसको उसके पीसेस कर रहा है, उससे मांस अलग कर रहा है, हड्डी अलग कर रहा है, पांचवा आदमी उस क्या कर रहा है, उस मांस को पैकेटों में बंद कर रहा है, छठा आदमी बेच रहा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी उन्होंने चैन देखी, तो उन्होंने कहा कि जो कार बनाने की फैक्ट्री है, अगर हम इस हिसाब से डिजाइन करें कि एक आदमी को एक ही काम करने के लिए दिया जाए, तो हमारा काम क्या होगा, बहुत स्पीड से होने लगा। तो उन्होंने यही तरीका अपनाया, उन्होंने एक चेन बनाई जिसमें हर एक मजदूर को एक काम करना होता था, ठीक है। जैसे कोई एक, देखो आप साइड में भी देख पा रहे होगे, मैंने वीडियो वो लगा रखी है इसमें, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी
उसके टायर लगा रहा है। उसका काम यही है कि जितनी भी चैन पे गाड़ी रखी आती रहेंगी उनमें वो टायर लगाता रहेगा। दूसरा आदमी खिड़की लगा रहा है, चौथा आदमी शीशे लगा रहा है, पांचवा आदमी गियर लगा रहा है, छठा आदमी हैंडल लगा रहा है। मतलब जो एक मजदूर को एक काम दिया गया और वो ऐसे हजारों की संख्या में मजदूर लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। उनका काम हर गाड़ी में बस यही करना है। और इतनी स्पीड से ये काम चल रहा था कि हर 3 मिनट में, ठीक है, कितनी, हर 3 मिनट में एक गाड़ी बनकर तैयार हो रही थी। 3 मिनट में एक गाड़ी बनकर तैयार हो रही है। सोचो कितनी स्पीड से काम चल रहा था। उसमें मजदूरों को ये दिक्कत होती थी कि मजदूर ना तो पानी पी सकते थे, ना फिर आपस में बात कर सकते थे, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है। हर 3 मिनट में एक गाड़ी निकल रही है, तो आदमी जो थे वो मशीन की तरह काम करते थे। तो बाद में मजदूर थकने लगे, परेशान होने लगे और मजदूर ने जॉब छोड़नी शुरू कर दी। तो हेनरी ने क्या किया, उनकी जो आमदनी थी, पर डे की जो इनकम थी, वो दुगनी कर दी। ठीक है, अब दुगनी कर दी तो फिर कंपनी को घाटा होने लगा, हेनरी को घाटा होने लगा। तो हेनरी ने क्या किया, उसको वो जो तनख्वाह थी उसको डबल कर दिया। कि उन्होंने कहा कि $5 पर डे का मिलेगा तुम्हें और काम करो। तो उससे और ज्यादा तेजी से काम किया जाता था। और वो क्या करते थे, कभी कभी उस चैन की रफ्तार को बढ़ा देते थे। चैन आप समझ रहे हैं ना, बेल्ट या चैन का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे आप कभी उसमें गए हो, मेट्रो में गए हो, मेट्रो में आप थैला रखते हो, बैग चेकिंग के लिए रखते हो ना, तो वो चेन के जरिए अपना आप अंदर जाता है, चेक होता है और आगे फिर आपके आपके जो बैग हैं उनको आगे छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह से चैन चलती रहती है। उसी तरह से उन फैक्ट्रियों में चैन चलती रहती थी। यानी कि यहाँ पर अगर चैन है तो यहाँ पर पहले टायर लग जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा हर 3 मिनट में। तो 3 मिनट का समय मिलता था एक पुर्जा लगाने का। तो फिर दूसरे पुर्जे लग जाएंगे, खिड़की लग जाएंगी, फिर यहाँ पर शीशे लग जाएंगे, यहाँ पर उसकी ग्रीसिंग हो जाएगी, यहाँ पर उसका पेंट हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। मतलब वो हर 3 मिनट में थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ती रहती थी कार। और हर 3 मिनट में एक पुर्जा, वो जो आदमी थे जिनका जो काम बटा हुआ था वो कर देते थे, और हर 3 मिनट में एक कार बनकर तैयार हो जाती थी। अब ऐसा तो नहीं है ये आइडिया केवल हेनरी अपना रहे थे, ये आइडिया अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। और इसी के जरिए ये जो इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री या अन्य मशीनों की इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा फल फूल रही थी उस समय अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका के लोगों के पास क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, दिन पे दिन बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था। अब जब किसी के पास पैसा आएगा, जब मजदूर लोग कमा रहे थे तो फिर खर्च करने का भी मन करेगा। तो फिर मजदूरों की वहां हालत कैसी होने लगी कि वो फ्रिज भी खरीदने लगे, वॉशिंग मशीन भी खरीदने लगे। ठीक है, वो फ्रिज खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, अन्य अन्य चीजें खरीदने लगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था। अब कुछ लोग तो इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा था, कुछ लोग होड़ भी करते हैं, जो नहीं भी कमाते हैं वो भी होड़ करते हैं। अमेरिका में माल इतना ज्यादा उत्पादित किया जा रहा था कि उसे बेचने के लिए लालच देने लगे वो लोग। और लालच किस तरह का देने लगे, फैक्ट्री जो कंपनी के मालिक थे वो कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए नहीं है वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, तो हम इसकी 2-2 हजार की किस्त देंगे, आप इतने साल में इसको चुका देना। तो लोगों को लगता था हर महीने 2,000-1,000 रुपए देने हैं, तो ठीक है ले लेते हैं। तो लोग ईएमआई पर भी वस्तुओं को लेने लगे अपनी विलासिता के लिए। अब हुआ क्या, जब महामंदी आई, ठीक है, अब ये तो दौर था बड़े 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 पैमाने पर उत्पादन का। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन कौन कर रहे थे, हेनरी जैसे लोग। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उपभोग भी होने लगा। जब पैसे कमा रहे थे, जब पैसे आ रहे हैं तो वो खर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। अब आया महामंदी का दौर। ठीक है, महामंदी के दौर में क्या हुआ कि जो जब ये युद्ध बंद हुआ, ठीक है, जब ये युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो यूरोप में क्या होने लगा, यूरोप अपने यहाँ वो उगाने लगा, अनाज उगाने लगा। ठीक है, दोबारा से जब सब कुछ ठीक होने लगा तो अनाज उगाने लगा। वहां की फिर जो फैक्ट्रियां जो पहले बम धमाके बना रही थी, वो फैक्ट्रियां दोबारा से सामान बनाने लगी। अब फैक्ट्रियां, जब जितने दिन में युद्ध चला था, 3-4 साल जो युद्ध चला था, उस बीच बहुत सारी फैक्ट्रियां अमेरिका में भी खुली, बहुत सारी फैक्ट्रियां भारत में भी खुली, बहुत सारी फैक्ट्रियां और देशों में भी खुली। क्योंकि रोज उपभोग के लिए सामान चाहिए हमें। ठीक है, नहाने के लिए साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, और खाने के लिए चाय, ये साग सब्जी, फिर चाय पत्ती, चीनी, ये सब चाहिए। तो अलग अलग फैक्ट्रियां और देशों में लगने लगी। तो क्या हुआ, उत्पादन हो गया ज्यादा और यूज करने वाले लोग हो गए कम। अब यूज करने वाले लोग कम हो गए तो क्या हुआ, तो इन्होंने यहाँ पर क्या हो गया, महामंदी आ गई। महामंदी का एक कारण और भी था। महामंदी का कारण ये था, जब अमेरिका मालामाल हो रहा था तो 1920 के लगभग, ठीक है, कितना, 1920 के लगभग अमेरिका ने लोन बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, जो लोग यहाँ पर हार गए थे या जीत गए थे, सबकी व्यवस्था ही खराब हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो अमेरिका ने क्या किया, लोन बांटना शुरू कर दिया, ऋण बांटना शुरू कर दिया। 1923 में अमेरिका ने बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उठा दिया था। क्योंकि जब अमेरिका पैसा देता जा रहा है रोज के, लो भाई नए उद्योग लगाओ, नए उद्योग लगाओ, पैसे देता जा रहा है, देते जा रहा है, तो उद्योग ज्यादा से ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो फिर क्या है, वो सामान बिक रहा है, तो पैसे भी आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं तो फिर लोग उसे खर्च भी कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था क्या होने लगी,
सबकी अर्थव्यवस्थाएं उठने लगी ऊपर की तरफ, है ना। तो अब इसमें अर्थव्यवस्थाएं तो उठने लगी, लेकिन क्या हुआ, अमेरिका का जो घर था वो खाली होने लगा। अमेरिका के घर से मतलब है कि लोन आप दे जा रहे हो, ठीक है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, आप सबसे कह रहे हो कि भाई अपने अपने घर ले जाओ, इन पैसों को अपने अपने घर को बना लो या अपनी फैक्ट्री लगा लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। अब एक समय ऐसा आता है कि जब आपको जरूरत होती है कि भाई पैसा वापस लाओ, हमें भी अपने खर्च करने के लिए जरूरत है, या फिर ब्याज दो हर महीने। तो वो जो दूसरी कंट्री थी, दूसरी कंट्री कौन थी, दूसरी कंट्री थी ब्रिटेन, जिसको लोन दिया जा रहा था, ठीक है। दूसरी कंट्री थी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इन सबको जो लोन दिया जा रहा था। अब इनसे जब लोन मांगने के लिए उन्होंने बोला कि भाई या तो लोन दो या तो फिर हर महीने की किस्त दो, तो इन लोगों ने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो अमेरिका घाटे में जाने लगा। तो 1923 में देखो, 1920 में ये बांटना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके जो उद्योग धंधे थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे, ठीक है। 1923 में दुनिया में सबसे ज्यादा लोन किसने बांटा, अमेरिका ने बांटा, यानी कि अमेरिका महाशक्ति बन गया था, ठीक है। फिर जब लोगों ने वापस करना ही बंद कर दिया, अन्य अन्य देशों ने, तो क्या हुआ, 1929 में महामंदी आई। इसका जिक्र आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है, लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि 1929 में क्या हुआ था, महामंदी आई थी, ठीक है। और महामंदी किसकी वजह से आई, अमेरिका की वजह से। अब अमेरिका में जब उद्योग धंधे चौपट होने लगे, चौपट क्यों होने लगे, कि अमेरिका ने लोन तो बांट दिया कि सब लोग अपने यहाँ उद्योग धंधे लगा लो, अपने यहाँ समृद्ध हो जाओ, अपने यहाँ कृषि करो, ये करो वो करो, पैसे आ गए। तो अब इन लोगों ने भी उद्योग लगा लिए, इसके भी उद्योग चल रहे हैं, इसके भी उद्योग चल रहे हैं, भाई जनसंख्या तो उतनी है ही। सामान मान लो पहले 100 लोग हैं, 100 वॉशिंग मशीन बनाई जा रही है, तो सबने खरीद ली, ठीक है। अब रोज खरीदने का सामान तो है नहीं, वॉशिंग मशीन एक बार खरीद ली, 10-15 साल के लिए छुट्टी। अब रोज इतनी ही वॉशिंग मशीन बन रही है यहाँ से भी, और यहाँ भी वॉशिंग मशीन बननी स्टार्ट हो गई, तो अब खरीदने वाला कोई नहीं है, माल बन गया ज्यादा। पहले खेती केवल यहाँ होती थी सबसे ज्यादा, ठीक है, यहाँ के कुछ इलाकों में होती थी, जहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी जो शासन करती थी उसके हिसाब से होती थी। जब यहाँ विश्व युद्ध चला, लंबा चला, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ अनाज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों ने भी अपने यहाँ अनाज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों ने भी सीख लिया कि भाई अपना अनाज अपना उगा लो, यूरोप वाले हमारी कोई मदद नहीं कर रहे क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है। यहाँ के लोगों ने भी, ठीक है, यहाँ के लोग भी अपने लिए अनाज अपना उगाने लगे। अब उन्होंने इन लोगों से खरीदना बंद कर दिया क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो सामान का बेचना खरीदना सब खत्म। तो इन लोगों ने अपने यहाँ अपना अपना उगाना शुरू कर लिया। जब युद्ध बंद हुआ तो इन्होंने फिर से दोबारा खेती करनी शुरू कर दी, यूरोप वालों ने, मतलब यहाँ भी खेती चल रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या हुआ, अब जब सारी जगह खेती चल रही है तो उत्पादन गया बढ़, ठीक है, यानी कि गेहूं वगैरह का उत्पादन हो गया ज्यादा और जनसंख्या थी कम। तो एक लिमिट में ही खरीदेगा ना आदमी, जितना की जरूरत है उतना खरीदेगा। अनाज ऐसा तो है नहीं कि 8-10 साल बाद खा लेंगे इसको, आज खरीद के रख लो, आज मंदा मिल रहा है। तो एक लिमिट से ही आदमी खरीदता है कि 2 कुंटल 3 कुंटल, जितना उसके परिवार की जरूरत है। 3-4 महीने का हिसाब, ज्यादा हद से हद कोई ज्यादा ही रईस होते हैं तो 1 साल का हिसाब रखते हैं, ठीक है। तो इतना उन्होंने क्या किया, खरीदते थे। तो उत्पादन 1929 में उत्पादन हो गया बहुत ज्यादा और खरीदने वाले लोग हो गए कम, क्योंकि जनसंख्या उतनी थी, ठीक है। ये सब किसकी वजह से हुआ था, ये सब हुआ था विश्व युद्ध की वजह से, क्योंकि जब विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान लोगों ने अपने यहाँ फैक्ट्री लगा ली, अपने यहाँ कृषि करना स्टार्ट कर दिया, अपना सेल्फ डिपेंड होने लगे वो लोग, ठीक है। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका के कुछ देश, एशिया के कुछ देश। जब युद्ध बंद हुआ तो यूरोप वालों ने भी अपने यहाँ उत्पादन शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी फैक्ट्री तो पहले से ही थी। पहले वो बम धमाके बना रही थी, फिर जब युद्ध बंद हो गया, बम धमाके इतनी जरूरत नहीं है, तो फिर उन्होंने वही चीजें बनानी शुरू कर दी जो पहले बनती थी। तो उत्पादन हो गया ज्यादा, तो इससे क्या हो गया, महामंदी हो गई। अब कोई किसी का सामान खरीदने को तैयार नहीं। अब जब ये संकट आया तो क्या हुआ, अमेरिका ने अपना पैसा मांगना वापस शुरू कर दिया। अब उनका सामान बिक नहीं रहा, ब्रिटेन का, फ्रांस का, अमेरिका किसी का भी नहीं बिक रहा था। अब वो पैसे कहां से वापस लौटाए, तो सबकी अर्थव्यवस्था एकदम से डाउन चली गई, ठीक है। अब हमारे देश में भी इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। कैसे मिला, कि जब पहले जो टाटा कंपनी थी, ठीक है, जमशेदजी टाटा जी जो थे, उनकी कंपनी, जो रतन टाटा जी थे, अभी कुछ दिन पहले ही परलोक सिधार गए वो, तो इनकी कंपनी ने सामान बनाती थी और सामान बोरियों में पैक करके कहाँ भेजती थी, यूरोप भेजती थी, ठीक है। कहाँ जा रहा था सामान जा रहा था भारत से बन के, कहाँ जा रहा था, भारत वाले बना रहे थे, टाटा की फैक्ट्री टाटा जी बना रहे थे, और टाटा कहाँ भेज रहे थे सामान, यूरोप। अब जब यूरोप में महामंदी आई, वो लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं, तो क्या हुआ, अब उन्होंने माल बनाना कम कर दिया, तो मजदूरों की नौकरी जाने लगी। अब नौकरी जाने लगी तो आमदनी कम हो गई, तो महामंदी का समय आ गया, ठीक है। दूसरा नुकसान ये हुआ कि पश्चिम बंगाल के जो लोग थे वो पटसन उगाते थे, और वो जितना पटसन उगाते थे उसकी बोरियां बनाई जाती थी, और बोरियां कौन बनाता था, टाटा की कंपनी बनाती थी। क्यों, क्योंकि बोरियों में भरकर माल कहाँ जाता था, यूरोप जाता था, ठीक है। अब यूरोप जाना बंद हो गया तो उनको बोरियों की जरूरत नहीं, तो उन्होंने किसानों से पटसन नहीं खरीदा,
ठीक है, जब उन्होंने पर्सन नहीं खरीदा तो किसानों को पूरा की पूरा ही नुकसान हो गया। फिर पूरी साल उन्होंने पर्सन उगाया, बाद में आपने बोल दिया हम नहीं खरीद रहे, तो अब पूरी साल क्या खाएंगे, तो उनके धंधे चौपट हो गए। अब पर्सन का एक उदाहरण आपकी बुक में दिया है, लेकिन ऐसा चाय के साथ भी हुआ होगा, ऐसा कॉफी के साथ भी हुआ होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको हम उपभोग नहीं कर सकते सीधे सीधे, ठीक है। एक लिमिट में चाय कॉफी पियोगे ना, नमक एक लिमिट में ही खाओगे ना, ठीक है। पर्सन का तो कोई उपयोग है नहीं, बोरी का कितना यूज करोगे, कपड़े बना लोगे अपने, ठीक है, मतलब कितना यूज करोगे, एक लिमिट होती है। ज्यादा से ज्यादा सामान भर के रख लोगे, उसमें 10-5 बोरी 50-100 बोरी आपके काम आ जाएंगे, जो आपने पूरी साल उगाया वो तो बेकार, ठीक है। अब जब वो पर्सन बिक नहीं रहा तो पैसे नहीं आ रहे, तो वो आप खर्च क्या करोगे। तो इस तरह से महामंदी का दौर ना केवल यूरोप ने देखा, ना केवल अमेरिका ने देखा, महामंदी शुरू हुई थी अमेरिका से। इस महामंदी की चपेट में दुनिया के सारे देश आ गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक वैश्वीकरण हो चुका था। वैश्वीकरण का मतलब है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं, सारे देश आपस में जुड़ने लगे थे, एक दूसरे का की खरीदने का, बेचने का, व्यापार का इफेक्ट एक दूसरे देश में पड़ने लगा था, ठीक है। इस करके क्या हुआ कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था डाउन हुई तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन हुई, तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी डाउन हुई, ठीक है। हमारे भारतीय किसानों को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि जो उन्होंने अनाज उगाया था यूरोप में बेचने के लिए, और जब यूरोप ने अपना उत्पादन अपने आप करने लिया तो हमारे यहाँ के किसानों का अनाज वो खरीद नहीं रहे थे। तो अब क्या हुआ, जब कोई उनका अनाज नहीं खरीद रहा तो वो क्या होने लगे, वो घाटे में जाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है ये लगभग 20-25 साल चली। ये उसी दौर की बात है जब 7वें अविज्ञा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे अपने देश में, ठीक है। ये उस समय की बात है, उस समय ही महामंदी आई हुई थी, है ना। उस समय ही हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हम जानने की कोशिश करेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था का किस तरह से पुनः निर्माण किया गया। कब की बात है, देखो ये जो हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात, यानी कि दोनों महायुद्धों के बीच, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। अब हम जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे युद्धोत्तर, यानी कि युद्ध के बाद, ठीक है। उत्तर माने बाद में, यानी कि युद्धोत्तर काल, यानी कि युद्ध के बाद में, युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दोबारा से वही दिक्कत हुई, दोबारा से 6 करोड़ लोग मारे गए। इन दोनों युद्धों में मिलाकर कितने लोग मारे गए, लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए, है ना। और उस समय जो जनसंख्या थी उसका 3% लोग मारे गए थे इन दोनों युद्धों में, और करोड़ों लोग घायल हो गए थे, ठीक है। वही नुकसान जो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था उससे कहीं ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि हथियार अच्छे वाले तैयार हो गए थे, ठीक है। दिन पे दिन सुधार हो रहा है ना हथियारों में, तो ज्यादा सुधार हुआ तो उन्होंने ज्यादा नुकसान किया। हथियार तो जितने घातक होंगे उतना ही ज्यादा नुकसान करेंगे, तो हथियारों ने ज्यादा नुकसान किया, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डाउन हो गई दोबारा से पूरे विश्व की। अब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए, जिनमें से एक कदम था युद्धोत्तर, यानी युद्ध के बाद बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ठीक है। युद्ध किसने नहीं लड़ा, अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका क्या कर रहा था, लॉन बांटने पे लगा रहा था सबको, तो अमेरिका का वर्चस्व था पूरी दुनिया पर, है ना। तो अमेरिका ने क्या किया कि भाई एक संस्था बनाते हैं तुम सबकी अर्थव्यवस्था उठाने के लिए, तुम सबकी मतलब यूरोप वालों की अर्थव्यवस्था उठाने के लिए एक संस्था बनाते हैं, तो ब्रिटेन वुड नाम के एक स्थान पर, ठीक है। मैं 1 मिनट आपको बुक में से बता देती हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन, ताकि आपको याद रहे। 1 सेकंड बस। हाँ देखो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड नामक स्थान, ठीक है। ब्रिटेन वुड का मतलब ये मत सोचना कि आप ब्रिटेन का की ये संस्था है, नहीं, ये अमेरिका की संस्था है। ब्रिटेन वुड एक स्थान का नाम है, कहाँ, अमेरिका में, ठीक है। देखो दोबारा मैं पढ़ती हूँ, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सम्मति बनी, यानी कि इन सब लोगों ने सम्मति बनाई। कौन, पश्चिमी देश। पश्चिमी देश कौन, यूरोप के सारे देश और अमेरिका, ठीक है। इन लोगों ने सम्मति बनाई और 2 इन्होंने संस्थाएं बनाई। एक संस्था का नाम था ये संस्था क्यों बनाई जा रही थी, उस घाटे को पूरा करने के लिए जो युद्ध में हुआ था, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं को उठाने के लिए। सदस्य देशों के विश्व व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की गई और युद्धोत्तर निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण विश्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। यानी कि विश्व बैंक और IMF 2 संस्थाएं बनाई गई, कहाँ, ब्रिटेन वुड में। इसलिए ब्रिटेन वुड को क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वुड को IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहने भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, काम एक ही है, क्या, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उठाने का, ठीक है। अब ये जो ब्रिटेन वुड संस्थाएं बनाई गई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक, किसने बनाई थी,
अमेरिका ने बनाई थी, सब सहमति किस किस की थी, यूरोप की थी। तो ये फायदा भी उन्हीं लोगों को पहुंचा रही थी, ठीक है। यानी कि यूरोप के लोगों को, यूरोप में आप समझ रहे हो ना, रूस जापान, सॉरी रूस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, इन सारे देशों को, इटली, इन सारे देशों को फायदा पहुंचा रही थी। लेकिन इसका फायदा उन देशों को नहीं हो रहा था जो औपनिवेश रह चुके थे कभी, ठीक है। अब कौन कौन से देश औपनिवेश रह चुके थे आपको पता ही है, कौन कौन से रह चुके थे, अफ्रीका महाद्वीप के सारे देश, एशिया के सारे देश, भारत, पाकिस्तान, और ये आपका चीन, ईरान, इराक, ये सब, ठीक है, ये कभी ना कभी उपनिवेश रह चुके थे इन लोगों के। तो ये जो संस्थान थी, ये किसको फायदा पहुंचा रही थी, केवल और केवल यूरोप के लोगों को और अमेरिका को, ठीक है। नेक्स्ट हम हेडलाइन में पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ते हैं प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। तो प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष जो थे, जो युद्ध के बाद के जो वर्ष थे, उनमें जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो दोबारा से बनने लगी, क्योंकि हेल्प कौन कर रहा था, ये IMF और ये दोनों कर रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता का मतलब है कि जो औपनिवेश लोग थे, ठीक है, औपनिवेश जो लोग थे, 1941 में युद्ध खत्म हुआ था, और 1941 के बाद इन लोगों को लगा कि अगर अब आजादी नहीं मिली तो कभी आजादी नहीं मिलेगी। तो सभी देशों की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा आंदोलन करने लगी अपने आप को आजाद कराने के लिए। तो 1947 के लगभग, ठीक है, कितना, 1947 के लगभग ज्यादातर देश आजाद हो गए थे। तो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, कौन लोग लड़ रहे थे, एशिया के और अफ्रीका के लोग लड़ रहे थे औपनिवेशों को भगाने के लिए। जैसे हमने इंग्लैंड को भगाया, किसी के यहाँ फ्रांस शासन कर रहा था, उसने फ्रांस को भगाया, किसी के यहाँ रूस शासन कर रहा था, उसने रूस को भगाया, किसी के यहाँ इटली, जर्मनी, जापान, ये सब शासन कर रहे थे, इन सबको भगाने के लिए युद्ध लड़े गए, ठीक है। कब से कब तक, 1941, युद्ध तो पहले से लड़े जा रहे थे लेकिन और ज्यादा तेज हो गए 1941 से 1947 तक, ठीक है, लगभग 50 तक ही मान लो। 1950 के आसपास सभी लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, ठीक है। कौन से स्वतंत्र हो गए, कौन से आजाद हो गए, औपनिवेश सरकार से, ठीक है, यानी कि यूरोप के लोगों से। नेक्स्ट है ब्रिटेन वुड का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। समापन का क्या मतलब है कि इन्होंने, ये जो ब्रिटेन वुड जो संस्थान थी, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मुद्रा बनाई जिसका नाम था डॉलर, और डॉलर को इन्होंने बांध रखा था सोने से, यानी कि $1 बराबर 35 हौज सोना, ठीक है। तो ऐसे बांध रखा था। जब सभी देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने लगे, ठीक है। एक चीज मैं बताने यहाँ पे भूल गई कि इन्होंने बनाया ब्रिटेन वुड्स, तो बाकी लोगों को भी समझ में आने लगा, यानी कि भारत जैसे लोगों को समझ में आने लगा कि हमें तो ये मदद कर नहीं रहे ब्रिटेन वुड वाले, IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप की सुधार के लिए कुछ नई संस्थान बनानी चाहिए। तो इन्होंने बनाया G77, यानी कि जो देश इस ब्रिटेन वुड में नहीं थे उन्होंने G77 बनाया, और G77 के तहत इन्होंने जो वो राष्ट्र थे जिन पे औपनिवेश किया जा रहा था, इन्होंने इस औपनिवेश से छुटने के बाद, इन औपनिवेशों को भगाने के बाद, ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद G77 बनाया, और इसके तहत इन्होंने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उठाने के लिए एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से व्यापार करना शुरू कर दिया, और एक दूसरे के यहाँ कच्चा माल ले जाना लाना, इन सब में मदद करने लगे, ताकि यूरोप के साथ साथ इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी ऊपर की तरफ उठ सके। तो आपको समझ में आया G77 क्यों बनाया, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा था एशिया के देशों की और अफ्रीका के देशों की, ठीक है। बार बार मुझे नहीं लगता आपको मैप दिखाने की जरूरत है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार मैप दिखा दिया है, ठीक है। और वैसे भी जब आप पढ़ा करो तो वर्ल्ड मैप लेके बैठा करो, ठीक है। जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी देश के नाम, जो भी महाद्वीप के नाम, आप तुरंत देखा करो मैप में, क्योंकि मैप से ही पढ़ा जाता है SST, बिना मैप के आप मत पढ़ा करो, ठीक है। ऐसे ही याद होता है, मैंने भी ऐसे ही याद किया है, तो मैं आपको भी ऐसे ही बता रही हूँ। अब देखो ब्रिटेन वुड का समापन कैसे हुआ। ब्रिटेन वुड का जो समापन था वो ऐसे हुआ कि जब इन्होंने G77 बनाया तो इनके उद्योग धंधे ऊपर आने लगे, ठीक है। भारत जैसे देशों के, चीन जैसे देशों के, ऊपर से क्या था, इन देशों में बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, और यहाँ के लोग कैसे थे, किसी भी कीमत पर काम करने के लिए तैयार थे, है ना। मोस्टली चाइना का उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है कि चाइना के लोग जो थे 1949 में उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा भागने लगी। उसका कारण ये था कि चाइना के जो लोग थे वो बहुत कम कीमत पर काम करने के लिए तैयार थे। तो क्या होने लगा, जो ब्रिटेन वगैरह की जो कंपनी थी, जो अमेरिका की कंपनी थी, क्योंकि वहां पर तो मजदूर महंगे मिल रहे थे, अब जब महंगे मजदूर मिलेंगे तो सामान भी महंगा बनेगा, ठीक है। तो सामान को सस्ता बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उद्योग ऐसी जगह लगाया जाता है जहां सस्ते मजदूर मिल जाए। तो वो सस्ते मजदूरों की खोज में अमेरिका की कंपनियां और यूरोप की कंपनियां कहाँ उद्योग धंधे खोलने लगी, वो उद्योग धंधे खोलने लगी चीन में,
उद्योग धंधे खोलने लगी भारत में और उद्योग धंधे खोलने लगी अमेरिका में। तो 1950 के लगभग क्या हुआ, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी ऊपर उठने लगी। ठीक है, ये भी बराबरी करने लगे यूरोप के लोगों की। अब डॉलर की इतनी इज्जत नहीं बची थी जितनी पहले थी, क्योंकि इन लोगों को भी व्यापार करना आ गया, अपनी अर्थव्यवस्था उठानी आ गई। इनको भी समझ में आने लगा कि अगर डॉलर से नहीं करेंगे तो सोने में लेन देन कर लेंगे हम। ठीक है, या फिर हम अपने अपने सामान के बदले अपना अपना सामान ले लेंगे, या पैसों का हम देख लेंगे कि भाई तुम्हारे इतने पैसे बराबर हमारे इतने पैसे। तो इन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, तो जो डॉलर था, ठीक है, उसकी इज्जत उतनी नहीं बची। ठीक है, उसका वर्चस्व इतना नहीं बचा जितना पहले था जब ये ब्रिटेन वुड संस्थाएं बनाई थी। कौन कौन सी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो संस्थाएं, ये मुख्य रूप से किसकी हैं, तो ब्रिटेन वुड की है। या ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहनें कौन कौन सी हैं, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वहां से क्या स्टार्ट हो गया, वैश्वीकरण की स्टार्टिंग हो गई, यानी कि सभी देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उठाने लगे, एक दूसरे से जोड़ने लगे, एक दूसरे से व्यापार करने लगे। और आज जो हम देख रहे हैं, आज वैश्वीकरण हो चुका है, हर एक देश का, पूरी दुनिया का वैश्वीकरण हो चुका है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे हैं। और आज जो युद्ध होते हैं वो तोपों से, गोलों से, बंदूकों से कम होते हैं, व्यापारों से ज्यादा होते हैं। जैसे अब जैसे हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, हमने क्या किया, वहां के लिए जो सामान ज्यादा था, ठीक है, जैसे टमाटर ज्यादा थे हमारे, जैसे वहां के स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, और वहां पर बहुत सारी चीजें नहीं बनती हैं, वहां के लिए कपड़ा ज्यादा था, वहां के लिए कॉटन ज्यादा था, बहुत सारी चीजें जो हम पाकिस्तान को दे रहे थे वो हमने देना बंद कर दिया और उनका खरीदना बंद कर दिया। उसी तरह से मतभेद हुआ था बांग्लादेश में पिछले साल, तो हमने क्या किया, बांग्लादेश से मना कर दिया कि अब हम तुम्हारा कपड़ा नहीं खरीदेंगे। अब वहां युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, वहां की जनता ही वहां की सरकार से लड़ रही है। क्यों, कि तुमने भारत से दुश्मनी क्यों मोल ली। अब भारत हमारे कपड़े को खरीदता था तो पैसे आते थे तो घर चलता था, अब भारत हमारा कपड़ा खरीद नहीं रहा, भारत हमारा जूट खरीद नहीं रहा, तो अब हम क्या करें इस कपड़े का। ठीक है, तो कहीं तो बिकवाओ, और नहीं बिकवाओगे तो हम भूखे मरेंगे। तो वहां युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, वहां की जनता ही वहां के लोगों से लड़ रही है। वैसे ही पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार से लड़ रही है कि भारत ने जो प्रतिबंध लगाए हैं इनको हटवाओ, कुछ भी करो, उनसे किसी भी तरह का अनुबंध करो, एग्रीमेंट करो, लेकिन यहाँ को हटवाओ ताकि हम खान पी ठीक से सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो के बाद आपको पार्ट वाइज देखने के लिए मिलेगा ये पूरा चैप्टर। हर पार्ट को मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कि 4 वीडियो और आएंगी इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, वो पूरा चैप्टर डिटेल में कराऊंगी, एक वीडियो में मैं एक पार्ट कराऊंगी। ठीक है, तो उन सबको देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और आपको वो सभी पार्ट भी देखने हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, उन दोनों प्लेलिस्ट की लिंकों पर क्लिक कर ये सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।